हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप खूब मन से स्टडी कर रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिएगा बच्चों, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम सभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 13 है। टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। आज का क्लास स्टार्ट होता है नरेशन के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन नरेशन है। आपका स्टेटमेंट है द पुलिस मैन सेड डोंट क्रॉस द लिमिट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है एक स्टेटमेंट जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और सेंटेंस है द पुलिस सेड डोंट क्रॉस द लिमिट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर ये दिया गया स्टेटमेंट किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है, इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, देखिएगा, द पुलिस मैन सेड नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। सेकेंड ऑप्शन है द पुलिस मैन आस्क्ड इफ़ आई वुड क्रॉस द स्पीड लिमिट। और तीसरा ऑप्शन है द पुलिस मैन फॉरबिड मी टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। और चौथा ऑप्शन है द पुलिस मैन आस्क्स इफ़ आई हैड क्रॉस्ड द स्पीड लिमिट। अब बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका डोंट क्रॉस है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ये दिया हुआ स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस, नहीं ए नहीं बी नहीं सी, यस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी क्यों नहीं है इसको हम सभी ध्यान देते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में जब आप किसी को मना करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस को व्यक्त करता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है जब आप यहाँ पर है डोंट क्रॉस द लिमिट, यानी कि आप एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुलिसमैन व्यक्ति को क्या है, मना कर रहा है या डांट रहा है, जो भी आप कहें। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिएगा ऐसे सेंस में आपको याद है कि सेड या सेड टू को या तो आस्क या तो एडवाइस में या तो ऑर्डर में या तो रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं और जब डोंट आता है तो फॉरबिड लगाते हैं और फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, याद है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं होगा। फॉरबिड मी टू क्रॉस द लिमिट, क्योंकि फॉरबिड मीन्स ही होता है मना करना। तो यहाँ पर फॉरबिड निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ हम सभी कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर फॉरबिड का प्रयोग ना किए होते, आप ऑर्डर का प्रयोग किए होते, तब नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी कि यही स्टेटमेंट ऐसे होता है द पुलिस मैन ऑर्डर्ड मी नॉट टू क्रॉस द लिमिट, तब करेक्ट था। लेकिन फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। ओके, तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा सेंटेंस भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ही मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप बताइएगा इसमें कौन सा होगा। पहला है, देखिएगा, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सक्लेम्ड होता है। ओके, अब देखिएगा, शी सेड व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू, है ना, क्या सुंदर दृष्टिकोण है या दृष्टि है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो व्हाट अ ब्यूटीफुल है ना, इसको आप इट इज़ अ ब्यूटीफुल ऐसे करते हैं, प्रेजेंट में मानते हैं। ठीक है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल, ठीक ना, व्यू। इसके बाद अब आप इसको चेंज करेंगे तो इट वॉज हो जाता है, ठीक ना। और व्हाट या हाउ को चेंज करके वेरी में बदल दिया जाता है। ओके, तो अब देखिएगा शी एक्सक्लेम्ड होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन को आप इग्नोर करें। ठीक है ना, ध्यान रखिए ऑप्शन के अनुसार जब आप आंसर ढूंढते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। अब देखिएगा शी एक्सक्लेम्ड द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है ना, यहाँ पे इट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, व्यू यहाँ पे है, तो व्यू ना होता तो इट कर देते। ओके, तो यहाँ पे द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका स्टेटमेंट बनेगा अफर्मेटिव में, तो द व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल आपको करना पड़ेगा। ओके, तो दूसरे वाले में देखिए टेंस चेंज नहीं किया है, इसको भी गलत है। तीसरे वाले में देखिएगा कह रहा है शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड सेड, तो एक बार एक्सक्लेम्ड करेंगे एक बार सेड करेंगे तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो आपका आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, डी वाले बच्चों आप सभी लोग करेक्ट हैं, ये मैं पहले ही देख ली थी, बट
आपको एक्सप्लेनेशन जो है जब कर दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। इसके बाद कोई भी गलती ऐसे स्टेटमेंट में आप नहीं करेंगे। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो डी वाले विद्यार्थी आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल सीक्वेंस पी क्यू आर। यहाँ पे एस होना चाहिए था तो पी क्यू पी आर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पी क्यू आर एस होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद है पी क्यू आर एस, आप जानते हैं ना। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पहला और अंतिम दिया है तो बीच में आपको सेट करना है। पी क्यू आर एस को बीच में सेट करना है। कह रहा है इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के प्रत्युत्तर में या उत्तर में। ठीक, अब आपको इसके आगे बताना है। तो आपको याद है बच्चों, एक बात आप याद रखिएगा कि कभी भी सेंटेंस में कंजक्शन से स्टार्टिंग नहीं होती है। तो कंजक्शन से स्टार्टिंग नहीं होती है तो यहाँ पर जो है जब तक कोई ना कोई सब्जेक्ट नहीं लाएंगे तब तक आप बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। समझ पा रहे हैं ना। तो जब आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो यानी कि पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, समझ पा रहे हैं ना, आर से स्टार्टिंग नहीं होगी। और ऑपरेटिंग फ्रॉम द, तो ऑपरेटिंग फ्रॉम भी देखिए कहीं ना कहीं ये अलग लग रहा है, किसी से जुड़ा रहा होगा। तो क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो यानी कि ऐसे से स्टार्टिंग होगी। क्यों? द स्पोक्स मैन सेड, यानी कि क्वेश्चन के रिप्लाई में स्टेटमेंट ने स्पोक्स मैन ने कहा। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखिएगा पहला सीक्वेंस ऐसे से स्टार्ट हुआ। ओके, अब जो क्या कहा तो आपको पता है ना कि सेड के बाद हमेशा दैट आता है। इट्स वेरी इजी। तो देखिए दैट पी वाले में है तो एस के बाद पी आएगा। ठीक है ना। तो अब आप क्या कर पा रहे हैं, इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन द स्पोक्समैन सेड दैट सिक्योरिटी एक्स्ट्राडिशन। ठीक है ना, एक्स्ट्राडिशन आपको मिल गया। अब जब आप देखिए ऑफ एंटी इंडिया एलिमेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम यूके सॉइल रिमेन्ड, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस पी, इसके बाद आर और क्यू, आर और क्यू। ठीक ना। ऑप्शन में भी देखिए, तो अब ऑप्शन में पहला ऑप्शन था पी आर, दूसरा था क्यू एस, तीसरा था आर क्यू। तो जब आप जान पाए कि एस से स्टार्टिंग होगी तो एक ही ऑप्शन में एस दिया था। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो यही सब टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। ठीक है, पहला और अंतिम दे देगा। रिमेंड के बाद देखिए न्यू दिल्ली इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। बीच के सीक्वेंस को आपको सेट करना था जो कि आप कर लिए। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका क्या मतलब है, मछली की तरह पानी पीना। पहला कह रहा है ड्रिंक लिटिल यानी कम पीना, टू ड्रिंक अलोन अकेले पीना, टू बी ड्रंक यार्ड यानी कि उसी में ही डूबे रहना, उसी के सहारे ज़िंदगी बिताना, या टू ड्रिंक इन अ कंपनी ऑफ अदर्स, सबके साथ पानी पीना। बताइए, ये एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। बताइएगा, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। ठीक है ना, उसी में डूबे रहना। पानी में से मछली को बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, इसका मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सराउंड में ही अपने आप को रखना। ओके, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मूव करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंप्लीट द सेंटेंस द थीफ एंड द आई विटनेस। बताइएगा, चोर और गवाह क्या था, हैज़ स्केप्ड, हैज़ बीन स्केपिंग, वॉज स्केपिंग या हैव स्केप्ड। बताइएगा, आपके सेंटेंस में ही आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल जाता है और उसी क्लू का इस्तेमाल करते हुए हम सभी, ठीक है ना, क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक जो है सब्जेक्ट द थीफ और दूसरा है आई विटनेस। तो इसका मतलब आप जान पा रहे हैं कि जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो एक में ही तो है, डी में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या, स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट माइंड लगाना है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आप याद करने की कोशिश करें, आपको देखना है कि हमारे सेंटेंस में कौन सा कीवर्ड दिया है, उसी कीवर्ड के अनुसार हम सभी को चलना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत अच्छे। देखिएगा 6 पर चलेंगे। कैन आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है साशा स्कोल्ड्स एंड आस्क्ड हर टू गो अवे। आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट, दूसरा है पास्ट परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो बहुत आसान है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। बहुत बढ़िया। देखिएगा ये किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस आई एस लगता है, तो देखिए एस आई एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो आपके लिए आसान है, अगर आप तनिक सा कंफ्यूज हुए तो आपके लिए टफ हो जाते हैं। ओके, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वी आर द ऑर्गेनाइजर्स, वी वेलकम द गेस्ट। इसको बताइएगा। हम सभी ऑर्गेनाइजर्स हैं और हम सभी क्या करते हैं? गेस्ट का स्वागत करते हैं, या हम सभी को गेस्ट का स्वागत करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिएगा हम सभी ऑर्गेनाइजर हैं, ये प्रेजेंट में कह रहा है, तो बात कैसे पास्ट में की जा सकती है? ओके, तो सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। तुरंत आप दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती चलाइए, आंसर को तुरंत फटाफट टाइप करके आप सेंड कर दीजिए। ओके, देखिए बहुत आसान था ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का कीवर्ड आर था। आर के अनुसार आपको पता है कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, विल का पास्ट वुड होता है। तो जब आगे प्रेजेंट दे दिया तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी है। कर्तव्य बोध करा रहा है, ड्यूटी बता रहा है। आप जानते हैं चाहिए के सेंस में ऑट टू का प्रयोग किया जाता है ना। हम सभी ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वेलकम करें गेस्ट्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। यस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। यू फिर कह रहा है ब्लैंक स्पेस है, गो टू द पिकनिक बट ऑन सम कंडीशन। बताइएगा ऑन सम कंडीशन कह रहा है कुछ शर्तों पर। शुड, कुड हैव, वुड हैव या कैन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करिए बच्चों। नो नो नो, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। ओके, तो डी विद्यार्थी आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है जब सेंटेंस में किसी भी टेंस का जिक्र ना हो तो हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं प्रेजेंट टेंस को। आप देखिएगा कभी भी आप कह रहे हैं कुछ शर्तों पर तुम जा सकते हो, यही बात तो कह रही है ना, कह रहा है ना। यहाँ पर अगर कंडीशन रखता, देखिएगा कंडीशन रखता तो राय नहीं देता। शुड का प्रयोग एडवाइस के सेंस में होता है, और कुड हैव होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। हर हाल में आपको कैन को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, नीड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, इन सभी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ बी सी बिल्कुल नहीं होता, ए हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एडवाइस नहीं दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है शर्त रख रहा है तुम जा सकते हो लेकिन कुछ शर्तें हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। नॉट फिर कह रहा है नो, नोन अबाउट दीज लीजेंड्स। बताइएगा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। नॉट नोन अबाउट दीज लीजेंड्स, लिटिल नोन, ऑल नोन, मेनी नोन, मच नोन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको जो है नो है, तो नो एक ऐसा भाव है जिसको आप नाप तोल नहीं कर सकते। तो जब नाप तोल नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या है? मेनी को नहीं करेगा। ठीक है ना। नाप सकते हैं या फिर कह सकते हैं ना एक थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से कह सकते हैं। तो जब आप गिन पाते तो मीनी का प्रयोग करते, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नॉट के साथ लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं। तो ज़्यादातर, ठीक है ना, ज़्यादा जानकारी इन लीजेंड्स के बारे में नहीं मिलती है। तो नॉट मच नोन, अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी करेक्ट आंसर है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, बताइएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्ट वॉक आफ्टर हैविंग डिनर, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, शाम को भोजन करने के बाद आधा घंटा 15 मिनट टहलते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। ऐसे जो है सिचुएशन के लिए एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा बताइएगा, स्ट्रॉल। बहुत अच्छा, ठीक है, इसको स्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक ना। रैंसम मतलब तो फिरौती होता है, नोमैड मने घुमक्कड़ होता है, खाना वदोश जिंदगी जीने वालों के लिए है ये, ठीक है, नोमैड। क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्यास होना, सर्च फॉर समथिंग, ठीक है। स्ट्रॉल मतलब होता है जो है शाम को आप इवनिंग में, विशेष कर ये इवनिंग के लिए बना हुआ शब्द है, ठीक है। शॉर्ट अ वॉक आफ्टर हैविंग डिनर इन द इवनिंग, या अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज इन द इवनिंग, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। साइड कहीं पर दिया हो तो साइड हमेशा हत्या को बताता है, ठीक है। सुसाइड अपनी हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या, मैट्रीसाइड माता की हत्या, सोरोरीसाइड, ठीक है, बहन की हत्या, अक्सोरीसाइड पत्नी की हत्या, रेजीसाइड राजा की हत्या, फ्रैट्रीसाइड मतलब होता है भाई की हत्या, एक्सटेम्पोर मतलब होता है आई स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, मने बिना किसी तैयारी के भाषण। तो यहाँ पर अपना करेक्ट होगा सी ऑप्शन, ठीक है। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, यहाँ पे वही पूछ ही रहा है। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट है। याद रखिएगा बच्चों, साइड लगा हो तो हमेशा हत्या को बताता है, किल को बताता है, मर्डर को बताता है। अगर गेमी लगा हो तो विवाह को बताता है, लॉजी लगा हो तो अध्ययन को बताता है, ठीक है। पॉली लगा हो तो बहू को बताता है, अंडरस्टूड ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। आई डोंट लाइक, अब कह रहा है नाइदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, मच ऑफ देम। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसको तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्या, और वो है ऑप्शन आपका मच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए देम की बात हो रही है ना, कि मतलब जो है उनमें से मैं किसी को नहीं पसंद करता, ठीक ना। तो नाइदर है, अब डोंट के साथ नाइदर कैसे आ सकता है, समझ पा रहे हैं ना, डबल नेगेटिव नहीं होता। बोथ ऑफ देम अगर करते हैं तो बोथ ऑफ देम मतलब, तो बोथ का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में नहीं होता। आइदर का प्रयोग आप करेंगे मतलब मैं दोनों में से कोई एक को नहीं पसंद करता, तो आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक के लिए आइदर ऑफ देम और दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर ऑफ देम का लगता है। बोथ का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बोथ का प्रयोग निगेटिव सेंस में नहीं होता है ना। और नाइदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, बट यहाँ डोंट की वजह से नहीं हो सकता। और मच का प्रयोग काउंटेबल के साथ नहीं होता, अनकाउंटेबल के साथ होता है, इसलिए देम आप गिन सकते हो, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करवा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। शेरीज मदर आस्क्ड नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेरीज मदर आस्क्ड, शेरी की मदर ने क्या कहा, पूछा या कहा, नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स मतलब किसी अजनबी के आने पे दरवाज़ा मत खोलना। अब बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, हिम होगा, आस्क्ड हिम होगा, कि आस्क्ड हर होगा, या आस्क्ड समवन होगा, या आस्क्ड एनीवन होगा। यहाँ पर हम सभी को, ठीक है, प्रोनाउन बताना है, बताइएगा। शेरीज मदर आस्क्ड हिम या हर, बहुत आसान है बच्चों। एग्ज़ाम में आपको जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्लू दिया होता है, इसमें भी देखिए एक हिंट मिला है, उसी हिंट के अनुसार आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा शेरी किसका नाम होता है, शेरी तो सामान्यतः आप जानते हैं ना कि ये लड़की का नाम है, तो जब लड़की का नाम है तो लड़की की मदर ने अपनी बेटी से कहा, यानी हर कहा, अंडरस्टूड ना, अपनी बेटी से कहा। शेरीज मदर कह रहा है कि शेरी की माँ ने कहा, तो शेरी कहीं ना कहीं लड़की का नाम लग रहा है, ठीक है। तो शेरीज मदर आस्क्ड हर, तो शी आता है, और शी का प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पोजेसिव केस जो है हर आपका हर्ष होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो यहाँ पर हर सेल्फ होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे शेरीज मदर आस्क्ड हर, शेरी की माँ ने अपनी बेटी से मना किया कि किसी अजनबी के आने पे दरवाज़ा मत खोलना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। इफ़ आई
वर अ डॉक्टर। फिर है यहाँ पर जो है एक स्पेस होना चाहिए था, कहाँ पर, आई विल सर्व यू या आई वुड सर्व यू के पास, बट आप स्पेस आप क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर देख लें, आई के बाद एक स्पेस है, ठीक है। आप बताइएगा क्या करेक्शन होगा यहाँ पर। कह रहा है कि इफ़ आई, फिर वर अ डॉक्टर, वॉज अ डॉक्टर, वर अ डॉक्टर, वॉज अ डॉक्टर। बताइए इसका मतलब या तो वॉज होगा या तो वर होगा। आई विल सर्व यू, आई वुड सर्व यू, है ना, सर्व द पुअर, गरीबों की सेवा करता। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर ये इमेजिन वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यदि मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती, उसी सेंटेंस में आपको कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, पहला स्टेटमेंट काल्पनिक होता है और उसी अनुसार दूसरा पास्ट होता है। यदि मैं तुम होता तो ऐसा करता, इस तरीके के सेंस में। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होती तो आई वुड सर्व द पुअर, तो मैं गरीबों का सेवा करती। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा, सी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। ही टोल्ड मी दैट ही, अब बताना है, इज़ फिनिश्ड द मूवी, हैड फिनिश्ड द मूवी, वॉज फिनिश्ड द मूवी, नॉट फिनिश्ड द मूवी। इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आप देखिए इसमें भी हिंट आप कैसे पकड़ेंगे। इसमें पहले आप आंसर दीजिए तब हम एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा करेक्ट करेंगे, आंसर दीजिए आप। बिल्कुल सही, बी, ठीक है ना, बी आंसर करेक्ट है। देखिए आपके पहले क्लॉज में आप देखिए पास्ट आ गया, तो जब पास्ट आ गया तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ही टोल्ड मी दैट, फिर आप अगर नरेशन में आए तो नरेशन में आपको पता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो ही फिनिश्ड द मूवी, यहाँ पर आई फिनिश्ड द मूवी रहा होगा और आई आपका ही के अनुसार ही हो गया, हैड फिनिश्ड द मूवी, इसलिए ये करेक्ट होगा। वॉज फिनिश्ड होगा नहीं, कहीं ये वॉइस थोड़े है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और नॉट फिनिश्ड अकेले आ नहीं सकता, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ही क्यों होगा ये आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। स्टीलिंग फ्रॉम राइटिंग ऑफ अदर्स, ये बताइएगा यदि किसी की रचना को, किसी के मैटर को चुरा करके अपना मैटर बना लेना, ये क्या कहलाता है। तो इसको बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। साहित्यिक चोरी का मतलब होता है कि किसी की लिखी हुई रचना को या किसी के लिखे हुए वर्क को, मैटर को चुरा करके अपने नाम पब्लिश करवा लेना, या फिर अपने मैटर में नकल करके एडिट कर लेना, या फिर थोड़ा बहुत सुधार करके कर लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लागियरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर जब थीसिस वगैरह लिखने का आपको मौका मिलेगा तो ये वर्ड आपसे मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लागियरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी करना, यानी किसी का मैटर चुरा कर अपने नाम कर लेना। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति, और सेस्मोलॉजी मतलब आप जानते हैं भूकंप विज्ञान पर अध्ययन करने वाले व्यक्ति को सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आप जानते हैं ना, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, ये सब भूकंप से रिलेटेड शब्द हैं। भूकंप के जो है तरंगों को नापने के लिए। नेपोटिज्म मतलब आप जानते हैं भाई भतीजावाद। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान है ना। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करना है, यानी कि बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। तो क्वेरल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, नेचुरली की क्या होती है, पज़ल की क्या होती है, और म्यूज़ियम की क्या होती है। यदि आपको स्पेलिंग पता है तो आपसे जो है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पज़ल इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 17 का सी करेक्ट है। पज़ल करेक्ट स्पेलिंग है PUZZLE, पज़ल माने पहेली होता है, ठीक, ये तो अपने लोग कर लिए। क्वेरल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो आपको याद है बेटा QUARREL, ठीक है ना, क्वेरल की करेक्ट स्पेलिंग होती है। नेचुरली में डबल एल होता है, तो हो जाएगा
NATURALLY नेचुरली की करेक्ट स्पेलिंग होती है। और म्यूज़ियम की करेक्ट स्पेलिंग होती है MUSEUM, अंत में ई नहीं होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, म्यूज़ियम की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। ओके, नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आप तैयार रहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए। इस बार आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी कि बाकी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। लोनली, इवेंचुअली, बाइसिकल, एनसाइक्लोपीडिया, कौन सा इसमें आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ढूंढना है, याद रखिएगा। लोनली गाना है ना, लोनली लोनली लोनली, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को। इवेंचुअली की करेक्ट स्पेलिंग EVENTUALLY। बहुत बढ़िया, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। यही इनकरेक्ट था, LLY यहाँ होना था। बाइसिकल करेक्ट है ना, साइकिल, बाइसिकल। अब देखिएगा, इनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्व विज्ञान कोश, इसकी स्पेलिंग होती है ENCYCLO, ठीक है ना, CLOPEDIA। ये पेडिया अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग नहीं भूलेगी, ठीक है, PAEDIA, ठीक है, एनसाइक्लो PAEDIA, इंसाइक्लोपीडिया की करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, PAEDIA। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। टू पिक अ क्वेरल, यानी कि क्या, झगड़ा मोल लेना। बताइएगा, आइडियमिक एक्सप्रेशन है, एग्जाम में पूछता है। टू पिक अ क्वेरल का मतलब क्या है? पहला, स्केप। स्केप मतलब आप जानते हैं ना, बच के, जो है बच के निकल जाना या भाग जाना, ठीक ना, बाल बाल बचना। टू रिमेन अलाइव मतलब जिंदा बच जाना। तीसरा कह रहा है इंटेंशनली बिगिन अ क्वेरल, तो बात यही स्पष्ट हो जा रही है ना कि इरादात्मक झगड़ा करना। कहते नहीं है कि मतलब परेशान कर करके झगड़े की शुरुआत करना। तो टू पिक अ क्वेरल मतलब यहाँ पर झगड़े की शुरुआत इरादात्मक करना। आप खड़े हैं, धक्का मारकर मैं आपको ही दोष लगाऊं और मैं झगड़ा करने लगूं आपसे, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशनली बिगिन अ क्वेरल या टू पिक अ क्वेरल, ठीक है ना, अंडरस्टूड। विश्ड गुड फॉर समबडी, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सी जिन भी बच्चों का आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट है। नोट कर लीजिए बच्चों, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से देने का प्रयास किया जाता है ताकि आपको हर टॉपिक तैयार हो जाए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर अगर एक दो टॉपिक ही आपको तैयार होगा तो नहीं ना काम चलेगा। सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। शी वॉच्ड TV when her husband came, change the highlighted word। आपको बताना है यहाँ पर कि जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। यहाँ पे देखिएगा शी वॉच्ड, आपको वॉच्ड को क्या रिप्लेस करना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, वॉचिंग, वॉचिंग, दूसरा वॉच्ड। अब देखिए व्हेन आया है ना, व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसके पति आए तो वो क्या कर रही थी? TV देख रही थी। सेम स्टेटमेंट आपका ए ऑप्शन है। ऐसा इसको आप तोता की तरह रट डालिए बच्चों, मेरी बात मानिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है व्हेन कहीं भी लगा हो तो वो हमेशा, अगर आगे पास्ट है तो आगे भी पास्ट जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो फ्यूचर जाएगा। ओके, तो जब जो है हस्बैंड आए तो वह TV देख रही थी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके, और आप अपने स्कोर हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताएं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए ये भी बताएं, और आपका अनुभव कैसा जा रहा है, क्या आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, कितना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, और आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं, सब बात को फीडबैक के रूप में आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को शेयर कर दें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।